ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11। हमारा आज का विषय एसपी, जिसका विभाग 1 का पहला चैप्टर सूचना संचार का अर्थ व उसकी पद्धतियाँ। आज हम लोग ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि पाठ के नाम से पता चलता है कि सूचना संचार, ये सूचना संचार का क्या अर्थ होता है, यानी सूचना के आदान प्रदान के लिए जो भी हम पद्धति को अपनाते हैं, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं वो हमारा सूचना संचार की पद्धति कहलाती है। सूचना संचार आजकल के समय में हम किसी भी तरीके से पहले के समय में पत्र व्यवहार के तरह किया जाता था। आजकल डिजिटल हो जाने के कारण इंटरनेट, मोबाइल वगैरह के साथ में किया जाता है। तो आज हम लोग इस पाठ में सूचना का संचार का क्या अर्थ होता है और उसको किस किस तरीके से हम लोग करते हैं और उसकी क्या पद्धतियां हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं। सूचना संचार यह मात्र ध्यानपूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति ही नहीं, अपितु प्रत्येक जीव की आवश्यकता भी है। अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति एवं विचारों के आदान प्रदान हेतु दूसरों का संपर्क करना व बनाए रखना आवश्यक है। इस अध्याय में हम सूचना संचार के विषय में बताएंगे तथा व्यापार वाणिज्य के हेतु संचार सामान्य सूचना संचार से किस प्रकार भिन्न है उसे हम समझेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो सामान्य सूचना एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, किसी का हाल समाचार लेने के लिए मोबाइल के द्वारा, पत्र के द्वारा, बातचीत के द्वारा, इस तरीके से या किसी के माध्यम से अपना सूचना पहुंचवाते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारा व्यवहारिक सूचना हो गया। लेकिन वाणिज्य के रूप में जो व्यापार और वाणिज्य के लिए जो सूचना संचार किया जाता है, वो दोनों में क्या अंतर है उसको हम इस पाठ के अंतर्गत में समझेंगे। सूचना संचार की प्रक्रिया को तर्कबद्ध व क्रमबद्ध समझने के लिए पश्चात मनुष्यों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सूचना संचार को विविध विधियों, उनकी विशिष्टताओं एवं मर्यादाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रचार व प्रसार माध्यमों के उपयोग द्वारा सूचना संचार की प्रक्रिया विविध क्षेत्रों में कुछ परिवर्तनों के साथ की जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक व साहित्यिक प्रवृत्तियों के उदाहरण स्वरूप बात करें तो एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि विविध उद्देश्यानुसार की जाने वाली इन प्रवृत्तियों में साम्यता व भिन्नता भी है। विविध प्रकार के सूचना संचार आदान प्रदान हेतु विशिष्ट शैली होती है, उसके कौशल्य व ढंग अलग होते हैं, इसलिए विविधता को ध्यान में रखते हुए उसका ध्यानपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। यानी हम किस उद्देश्य के लिए ये सूचना संचार का माध्यम उपयोग कर रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान देना आवश्यक होता है। इस विशिष्ट प्रकार की शैली, कौशल एवं योग्य माध्यमों का उपयोग करके सूचना के आदान प्रदान हेतु की जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको सूचना संचार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेर, जो लैटिन भाषा का शब्द है और उसमें से अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बना है। इस शब्द का अर्थ होता है बांटना यानी शेयर करना, विनिमय यानी एक्सचेंज करना, लेन देन करना और भाग लेना यानी पार्टिसिपेट करना है। वाणिज्य सूचना संचार अर्थात क्या? वाणिज्य संचार की प्रक्रिया का उद्देश्य वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किया जाता हो तो उसे वाणिज्यिक सूचना संचार यानी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कहा जाता है। व्यापारियों को दो समूहों के संपर्क में रहना अति आवश्यक है। वे जिस प्रकार का माल सामान बेचते हैं उसके उत्पादक व विक्रेता का एक समूह तथा क्रेता और उसका ग्राहक वर्ग दूसरे समूह में आएंगे। इन दोनों समूहों के संपर्क में रहने के लिए पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है, वह एक दूत प्रतिनिधि समान है। इस प्रकार पत्रों द्वारा धंधा, व्यापार की खरीद बिक्री, प्रचार एवं प्रसार जैसी प्रवृत्तियां की जाती है, उसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सूचना संचार की प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो व्यापार के लिए किया जाता है और इसमें व्यापारियों को दो समूह में बांटा जाता है, एक ग्राहक वर्ग और एक व्यापारी वर्ग होता है। एक जो अपना उत्पादन का प्रचार प्रसार करने के लिए भी सूचना संचार का प्रयोग करते हैं, या सामान का माल विक्रय करने के लिए और ग्राहक अपना खरीदने के लिए भी सूचना संचार का प्रयोग करते हैं।
सूचना संचार की प्रक्रिया। सूचना संचार या वाणिज्यिक सूचना दोनों विभावनाओं में सूचना शब्द का उपयोग हुआ है। इस प्रकार तात्विक रूप से जांचें तो सूचना संचार की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले घटक सूचना के आदान प्रदान में साझेदार बनकर सूचना, विचार, विभावना, मनोभावना या संदेश का लेन देन करते हैं। प्रत्यायन की इस प्रक्रिया में कि जिसमें एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को सूचना, विचार भेजने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश या प्रयत्न में विविध माध्यमों, साधनों का उपयोग किया जाता है। विचार संक्रमण की प्रक्रिया पूरी होने के पर सामने वाले पक्ष की ओर से प्रतिभाव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्रमानुसार समझेंगे। यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं तो फिर हमारे पत्र का उत्तर आता है। हम एक मान लीजिए व्यापारी है, उसको अपना माल सामान बेचना है तो वो अपना प्रचार के लिए अपना पत्र निकालता है, जिसे विज्ञापन पत्र आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो विज्ञापन पत्र देता है तो ग्राहक उसमें अगर दिलचस्पी दिखाता है तो वो पत्र के माध्यम से फिर वो व्यापारी से पूछताछ करेगा कि माल सामान किस भाव से, कहाँ पे, कैसे, किस मिलेगा, ये सब चीज़ की जानकारी करने के लिए फिर व्यापारी उसका जवाब देगा। तो इस तरीके से ये क्रमानुसार उसका पत्र व्यवहार चलता रहता है। तो इसके लिए जो है सूचना संचार में निम्नलिखित घटक बताए गए क्रमानुसार हिस्सा लेकर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है कौन कौन है इसमें, तो पहला है वक्ता, जो कि सूचना भेजने वाला या वक्ता अन्य व्यक्ति या समूह को सूचना, विचार पहुंचाने हेतु सूचना प्रसार की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है, यानी स्पीकर, बोलने वाला जो है वो। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, जिसमें वक्ता द्वारा विचार को सूचना का स्वरूप देने से पहले तत्संबंधी विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना, उसके लिए किस प्रकार की भाषा, शब्द, चित्र, ध्वनि, माध्यम अनुरूप होगा कि जिसके सामने का पक्ष, व्यक्ति या समूह या सुनने वाला समझ सके, ऐसी विचार प्रक्रिया अर्थात विचारों का प्रस्तुतिकरण। यानी कि जिसके सामने हम अपना विचार रख रहे हैं तो किस भाषा शैली में, उसका शब्द किस तरीके से होना चाहिए। अगर हम चित्रों के माध्यम से बता रहे हैं तो प्रोजेक्टर जैसे आजकल के समय में है, तो वो प्रोजेक्टर पे किस तरीके का चित्र दिखाकर या ध्वनि के माध्यम से किस तरीके से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। संदेश सूचना यानी मैसेज, विविध साधनों, उपकरणों या माध्यमों द्वारा वक्ता विचारों को योग्य रूप से प्रस्तुत करता है, जिसे अब हम संदेश सूचना के रूप में जानेंगे। यानी कि संदेश सूचना को हम किस उपकरण के से भेज रहे हैं, मोबाइल द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा, किस माध्यम से दे रहे हैं, ये चीज़ संदेश सूचना का उसमें उपकरणों का बारे में जाना जाता है। इसके बाद है माध्यम, यानी संदेश सूचना को भेजने हेतु वक्ता द्वारा जिन भाषाओं, चित्रों, ध्वनि, पत्र जैसे साधन, उपकरण का उपयोग करके संदेश सूचना अन्य स्थानों पर पहुंचाई जाती है, उसे माध्यम कहा जाता है। परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार वक्ता योग्य माध्यम का चुनाव करता है। यानी जिस जगह पर है, अगर नज़दीक में है तो हम यहाँ पर लोगों को बोल करके समझा सकते हैं। अगर दूसरे देशों में करना है तो मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से लोगों को हमें अपने बारे में समझाएंगे। तो ये माध्यम होता है। संदेशों की प्राप्ति व समझ, अर्थघटन, योग्य साधन माध्यम द्वारा संदेशों की वक्ता द्वारा प्रेषित सूचना संदेश जिस स्वरूप में आया हो, उसी स्वरूप में सूचना संदेशों के अर्थघटन की प्रक्रिया होती है, जिसे संदेशों की प्राप्ति एवं अर्थघटन के रूप में जाना जाता है। श्रोता, वक्ता द्वारा जिन संदेशों सूचनाओं को भेजा जाता हो, उसके प्राप्तकर्ता को सूचनाओं का श्रोता या प्राप्तकर्ता कहा जाता है। सूचना संचार की प्रक्रिया, सूचनाओं को सुनने वाले के अनुलक्षित में अर्थघटन किया जाता है। यानी जो सामने का सुनने वाला है, वो संदेश और सूचनाओं को भेजा गया तो वो श्रोता को सुन करके या समझ करके जो भी प्राप्त करता है, तो वो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसको श्रोता कहते हैं। प्रतिभाव,
सूचना संचार की प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ जाती है एवं श्रोता के उत्तर मिलते ही पूरी हो जाती है, जिसको प्रतिभाव कहते हैं। श्रोता का प्रत्युत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही सूचना संचार की प्रक्रिया को सफल निर्धारित करता है। यानी कि हम अपना जो सूचना दूसरे के सामने में दिए, वो सूचना का हमें क्या उत्तर मिलता है। अगर हाँ उत्तर मिला तभी वो सफल हुआ हमारा सूचना देना, नहीं अगर उसका उत्तर नहीं मिला तो समझो वो हमारा अधूरा है, सूचना संचार की वो प्रक्रिया हमारी अधूरी मानी जाएगी। इसी लिए अगर हमारे सामने वाला जो श्रोता है, जब उसके बारे में उसका रिटर्न हमें जवाब देता है, फीडबैक जिसे बोलते हैं, मिला, वो तो हमारी वो सूचना संचार की प्रक्रिया की सफलता को निर्धारित करता है। यदि श्रोता के प्रतिभाव से वक्ता संतुष्ट हो तो प्रक्रिया निर्विघ्न पूर्ण गिनी जाएगी, परंतु आंशिक गैर समझ हो या संपूर्ण गैर समझ हो तो प्रक्रिया निष्फल कहलाएगी। इस अवस्था में वक्ता को अन्य साधन माध्यमों का सहारा लेकर पुनः प्रयत्न करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि भाषा शब्द, लिपि, प्रतीक, चित्र साधन स्वरूप है और मौखिक, लिखित, हाव भाव या अभिनय द्वारा प्रस्तुतिकरण माध्यम स्वरूप है। सूचना संचार की प्रक्रिया को आकृति द्वारा इस प्रकार से समझाया जा सकता है। सूचना संचार की प्रक्रिया को की आकृति द्वारा यहाँ पर हम लोग समझेंगे। यहाँ पर पहला होता है वक्ता यानी स्पीकर जो है, वह प्रस्तुतिकरण जिस माध्यम से किया वो प्रस्तुतिकरण यानी विचारों का क्रमचयन, फिर संदेश या सूचनाएं जो भी है भेजा गया माध्यम के द्वारा के संदेशों की प्राप्ति एवं अर्थघटन, उसके बाद होता है श्रोता। ये सारी बातें यहाँ श्रोता तक पहुँची, उसके बाद श्रोता अपना प्रतिभाव यहाँ पर वक्ता के पास फिर से भेजा। तो इस तरीके से क्रम चलता रहता है इसका। सूचना संचार की पद्धतियाँ। पहले देखे गए अनुसार सूचना संचार की प्रक्रिया के माध्यम व साधन स्वरूप सामग्री का महत्व विशेष है। विविध प्रकार के सूचना संचार हेतु उसके अनुरूप पद्धतियों का उपयोग होता है। मात्र दो ही व्यक्ति सम्मिलित हों ऐसे सूचना संचार की प्रक्रिया की पद्धति अलग होगी। व्यक्ति व समूह के बीच हो, अर्थात वक्ता एक व्यक्ति हो और श्रोता समूह में हो, जैसे कि कक्षा में, तो उसकी प्रक्रिया लंबी, छोटी या संकुल रहेगी एवं पद्धति भी बदलेगी। इसके विरुद्ध जब सूचना संचार समूह और व्यक्ति के बीच हो, अर्थात वक्ता समूह में हो और एक श्रोता एक ही व्यक्ति हो, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब ऐसी स्थिति है में भी प्रक्रिया व पद्धति अलग रहेगी। यानी अगर कक्षा में जैसे ढेर सारे लोग सुनने वाले हैं और एक टीचर बोलने वाली है, वहाँ पे सूचना संचार का जो पद्धति है, प्रक्रिया है, वो अलग तरीके से रहेगी। या फिर ढेर सारे लोग बोलने वाले हों और एक व्यक्ति सुनने वाला हो, तो जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें अलग पद्धति का उपयोग किया जाता है। तदुपरांत दो समूहों के बीच विचार विनिमय हो रहा हो, जैसे कि समूह विमर्श, तो यहाँ भी प्रक्रिया व पद्धति भिन्न रहेगी। यदि वक्ता और श्रोता व्यक्ति या समूह एक ही स्थान पर आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हों, जैसे कि कक्षा, तो उस अवस्था में सूचना संचार की प्रक्रिया, साधन, माध्यम का चुनाव एवं नियुक्ति एक ही प्रकार की रहेगी। जब वक्ता और श्रोता आमने सामने न हों अपितु किसी प्रकार माध्यम द्वारा जुड़े हों, जैसे कि टेलीफोन, व सूचना संचार की प्रक्रिया बदलेगी। जैसे कि पहले हम लोग कक्षा में पढ़ाते थे तो आमने सामने विद्यार्थी और टीचर रहते थे, तो उस समय की प्रक्रिया अलग रहती थी। अभी यहाँ पे टीचर भी अलग और विद्यार्थी भी अलग, तो यहाँ टेलीफोन के माध्यम के द्वारा हमारा यहाँ पे संचार की प्रक्रिया चल रही है। टेली कम्युनिकेशन की सामग्री का उपयोग करके टेलीकम्युनिकेशन के योग्य साधन द्वारा स्थान के अंतर को अस्वीकार करके आमने सामने रहकर इस रूप में सूचना प्रसार आज के युग में संभव हुआ है। सूचना संचार की पद्धतियाँ निम्नलिखित रूप से समझाई जा सकती हैं, जिसमें पहला है मौखिक। सूचना के अनुरूप भाषा शब्द के उपयोग द्वारा बोलकर की जाने वाली सूचना संचार की पद्धति को मौखिक सूचना संचार की पद्धति के रूप में जाना जाता है। सूचना संचार की इस पद्धति में उच्चारण की स्पष्टता एवं सुना जा सके ऐसी भारी आवाज़ की आवश्यकता है। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा इत्यादि इस पद्धति के उदाहरण हैं।
यानी मौखिक यानी मुंह से बोल करके हम लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमाना। हम चाहे सामने वाले के सामने बातचीत करके, वार्तालाप करके या भाषण दे करके, इस तरीके से हम अपना ये प्रक्रिया सूचना की जाती है पूरी। दूसरा है लिखित। सूचना को योग्य भाषा शब्द के उपयोग द्वारा योग्य लिपि में लिखकर भेजी गई ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। यहाँ लेखन में शैली एवं शब्दों का उपयुक्त चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखन, हस्तप्रत, ईमेल, वर्तमान पत्र, सामयिक, विज्ञापन या प्रपुस्तिका, पंपलेट्स जिसको कहते हैं, इत्यादि लिखित सूचना संचार के उदाहरण हैं। ये लिखित में हम अपना सूचना जो है वो हमारे उस समय लिखित सूचना देने के टाइम पे हमें ध्यान में रखना है कि हमारी भाषा शैली या लिपि जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए और उसके शब्दों का उपयुक्त शब्द का उपयोग चुनाव करना चाहिए। और इसको हम जो लिखित है वो हम किसी को साहित्य के रूप में, पुस्तक के रूप में या विज्ञापन पत्र के रूप में या पंपलेट के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला है दृश्य। बिना शब्द चिन्हों, प्रतीकों, चित्रों, आलेखों, नक्शों, रंगों द्वारा बिना बोले सुने देखकर समझी जाने वाली सूचना संचार की पद्धति को दृश्य पद्धति कहा जाता है। जैसे आप लोग यातायात के जगह पे देखे होंगे तो या ये लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर होर्डिंग, रास्ते के किनारे पर अस्पताल है तो उसके लिए अलग सा एक चिन्ह देख करके लोग समझ जाता है कि नज़दीक में कहीं अस्पताल है। पेट्रोल पंप का बोर्ड लगा रहता है, उसका अलग साइन होता है, तो उस तरीके से देख करके अपने लोग दृश्य के द्वारा समझ जाते हैं। इस तरीके से चिन्हों या प्रतीकों या चित्रों या नक्शा, रंग, इसके माध्यम से वहाँ पे सूचना दी जाती है। जैसे आवाज़ कम करना है तो हॉर्न पे कट का निशान करते हैं कि यहाँ पे तेज़ हॉर्न नहीं बजाना है, या नज़दीक में बिजली है तो करंट लगने का डर है। तो इस तरीके से वहाँ पर चित्र के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है, सूचना दिया जाता है। हमारा अगला है श्राव्य। भाषा शब्द के उपयोग एवं भिन्न भिन्न आवाज़ द्वारा वक्ता व श्रोता आमने सामने न हो फिर भी होने वाली सूचना संचार की पद्धति अर्थात श्राव्य सूचना संचार की पद्धति रेडियो, टेलीफोन, सीडी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि इस पद्धति के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम भाषा शब्द का उपयोग तो करते हैं, तरह तरह की आवाज़ भी निकाल करके लोग अपना बात दूसरे के सामने में डालते हैं। तो यहाँ पर लेकिन भले ही हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं, लेकिन हमारी बातें सुन करके उनको हमारी सूचना मिल जाती है। इसमें जैसे रेडियो हो गया, टेलीफोन का आजकल ज़्यादा उपयोग हो रहा है इस तरीके के सूचना संचार के लिए, सीडी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि का उपयोग इस पद्धति के लिए किया जाता है। अगला है दृश्य श्राव्य, यानी दृश्य पहले अपने लोग पढ़े थे, फिर श्राव्य पढ़े यानी देखकर और सुन करके। अब इसमें देखकर और सुनकर दोनों चीज़ें आएगी। सूचना संचार की ऐसी पद्धति की जिसमें देखना और सुनना एक ही साथ होता है। चलचित्र, डीवीडी, टेलीविज़न, कंप्यूटर जैसे माध्यम उपकरण में देखना और सुनना एक साथ होता है, इसलिए इसे दृश्य श्राव्य पद्धति के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। इसमें अभी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आजकल के टेलीफोन में भी वीडियो कॉल होते हैं तो हम लोग देख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, तो ये वो भी आजकल के दृश्य श्राव्य के उदाहरण के रूप में आता है। अगला हमारा है मौन। सूचना संचार शब्दों के बिना भी संभव है। सूचना संचार की ऐसी पद्धति में कि जिसमें शब्दों की अनुपस्थिति हो उसे मौन रूप में जाना जाता है। मौन सहमति सूचक भी हो सकती है और कभी असहमति सूचक भी हो सकती है। मौन धारण करके संवेदना प्रकट की जाती है। शाब्दिक अभिव्यक्ति के समय क्षण भर के लिए मौन धारण की स्थिति ध्यान आकर्षित करने या वस्तु पर ध्यान आकर्षण सूचित करता है। ये मौन तो ज़्यादातर अभी के समय में देखा जाता है कि सूचना संचार का एक अच्छा जरिया बना है कि अगर कुछ हो गया तो लोग धरने पर बैठ जाते हैं मौन रूप से, या फ्लैग मार्च करते हैं तो मौन रह करके और फ्लैग ले करके रैली निकलती है उनकी। इस तरीके से मौन रह करके भी सूचना अपना, चाहे विरोध करना हो किसी का या सहमति प्रकट करनी हो, दोनों तरीके मौन के रूप में किया जा सकता है।
सूचना संचार की पद्धतियों में मौखिक सूचना संचार एवं लिखित सूचना संचार सबसे अधिक उपयोग में आने वाली प्रचलित पद्धतियां हैं। विचार, विभावना, सूचना एवं मनोभावना के आदान प्रदान उपरांत विधिवत सूचना संचार इन पद्धतियों द्वारा सरल एवं सफल बनती है। अब हमारा अगला है मौखिक सूचना संचार की पद्धति। सूचना संचार हेतु सबसे उपयोगी ऐसा साधन अर्थात भाषा, उसे समझने, उपयोग में लेने या उसमें प्रवीण होने हेतु 4 प्रकार के कौशल निपुणताओं का प्रयोग होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मौखिक सूचना संचार में वक्ता भाषा, शब्द एवं वाक्य रचना का उपयोग करके आवश्यकतानुसार हाव भाव, हलन चलन का प्रयोग करके जोर से बोलकर सूचना के लेन देन का प्रयत्न करता है, जिसमें श्रोता समझ जाता है। इस पद्धति द्वारा व्यक्ति व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को या समूह समूह के बीच सूचना संचार संभव बन जाता है। बातचीत, वार्तालाप, संवाद, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा जैसे विविध स्वरूप द्वारा मौखिक सूचना संचार होता है। मौखिक सूचना संचार पद्धति से लाभ। सूचना संचार की यह पद्धति सबसे सरल, त्वरित और अत्यधिक उपयोग में आने वाली पद्धति है। यानी ये मौखिक सूचना संचार जो हम लोगों के सामने अपना बात प्रकट करते हैं, तुरंत उसका उत्तर हमें मिल जाता है, इसलिए ये अधिक उपयोग में आने वाली पद्धति होती है। इसमें कागज कलम इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से प्रत्यक्ष स्वरूप में होने वाली इस पद्धति में वक्ता को श्रोता का प्रतिभाव तुरंत मिलता है, जिससे असमंजस की स्थिति खड़ी होने पर उसका तुरंत निराकरण भी किया जा सकता है। श्रोता की ओर से मिलने वाले त्वरित प्रतिभाव से वक्ता उत्साह प्रेरक एवं प्रेरणादायी बनता है। अगर हमें तुरंत उसका उत्तर मिलता है तो अपने में उत्साह बढ़ता है कि हमने जो अपना बात सामने रखा उन लोगों की समझ में आया। इससे लोगों को उत्साह बढ़ता है और उनको एक तरीके से प्रेरणा मिलती है। सूचना के आदान प्रदान की इस पद्धति में वक्ता को श्रोता की ओर से त्वरित प्रतिभाव मिलता है और उसके अनुसार साधन माध्यम में परिवर्तन लाकर जो उसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे सूचना संचार की असफलता की परिस्थिति नहीवत हो जाती है। श्रोता यदि निरक्षर यानी अनपढ़ हो तो भी सूचना का प्रत्यायन इस पद्धति में संभव है। यानी अगर अनपढ़ है तो भी वो सूचना को अच्छे से सुन करके समझ सकता है। इस पद्धति में समय की बचत होती है, यानी कि हमारा समय बचा कि हम यहाँ से मान लीजिए पत्र के द्वारा उसके पास सूचना पहुँचाते हैं तो भी समय लगता है, फिर वहाँ से उत्तर आने में समय लगता है। तो इस पद्धति में, ये मौखिक सूचना संचार पद्धति में इस तरीके का नहीं होता है, इसमें हमारा समय बच जाता है। मौखिक सूचना संचार पद्धति की मर्यादाएं। संवाद व चर्चा। इस पद्धति के स्वरूप में कदाचित वाद विवाद का जन्म हो जाए तो इस अवस्था में मौखिक सूचना संचार असफल हो सकता है। अगर सामने वाले को मेरी सूचनाएं समझ में नहीं आई या उनको बुरा लगा तो इसमें प्रतिवाद भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े की भी संभावना हो जाती है। इससे सूचना संचार असफल हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति उपस्थित होने से समय या शक्ति की बर्बादी होती है। कही गई, बोली गई, सुनी गई, सुनाई गई सूचना की विश्वसनीयता हमेशा कम होती है, यानी उसका प्रामाणिकता कुछ नहीं रहेगा। लिखित रहता है तो हम बाद में सबूत के तौर पे दिखा भी सकते हैं, लेकिन कही गई या बोली गई या सुना गया उसका कोई भी भरोसा नहीं होता, इसलिए उसकी विश्वसनीयता कम होती है। मौखिक सूचना संचार लिखित प्रमाण की अनुपस्थिति में आधारभूत नहीं माना जाता है। यदि सूचना विशाल व विस्तृत हो तब वक्ता के पक्ष की ओर इस पद्धति द्वारा परिणाम मिलने में सफलता नहीं मिलती है। मौखिक सूचना वक्ता व श्रोता दोनों पक्षों की अवस्थानुसार लंबे समय तक याद नहीं रह सकती है। मौखिक सूचना पद्धति उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं रखी जा सकती है, यानी जिस तरीके से लोग बोले वो बात हो सकता है कल को व्यक्ति भूल भी सकता है, तो ये मूल रूप में सुरक्षित भी नहीं रख सकते हैं। मौखिक सूचना प्रसार की इस पद्धति में वक्ता का वक्तृत्व, अदा यानी विशेषता एवं प्रस्तुतिकरण योग्य न हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी हम जो सूचना लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर हमारा प्रस्तुतिकरण सही ढंग से नहीं हुआ तो जो बोलने वाला व्यक्ति है अगर सही ढंग से नहीं लोगों के सामने प्रस्तुत किया बातों को, तो अर्थ का अनर्थ यानी कि हमारा जो सामने उसके ऊपर जो प्रभाव डालना है वो प्रभाव सही ढंग से नहीं पड़ेगा। वक्ता को बोलने से पहले विचार करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। लिखित सूचना संचार की पद्धति।
मानव जाति के विकास के साथ ही लिपि व मुद्रण की खोज हुई, जिसके फलस्वरूप सूचना संचार की यह दूसरी पद्धति अर्थात लिखित सूचना संचार की पद्धति का विकास हुआ। यानी कि पत्र लेखन जिस तरीके से लिख करके एक जगह से दूसरे जगह सूचना का संचार किया जाता था, इस तरीके से इस लिखित सूचना संचार की पद्धति का उपयोग करके व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को या समूह व्यक्ति को एवं समूह के बीच सूचना संचार संभव बना। हस्तप्रत, साहित्य, पत्र लेखन, ईमेल, वर्तमान पत्र, पत्रिका, विज्ञापन, प्रपुस्तिका जैसे विविध लिखित सूचना संचार के स्वरूप अस्तित्व में आए। आज के युग में किसी भी कार्य पद्धति में लिखित सूचना संचार अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। वाणिज्य संचार हेतु इस पद्धति को प्रमाणित एवं अधिकृत माना जाता है। लिखित सूचना संचार की पद्धति अर्थात सूचना को योग्य लिपि में निश्चित शब्दों का चुनाव करके सुनियोजित क्रम में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। यानी कि लिखित जो सूचना है वो सूचना को क्रमबद्ध करके निश्चित शब्दों के अनुसार लोगों के सामने प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है वो लिखित सूचना संचार की पद्धति में अपनाया जाता है। लिखित सूचना संचार से क्या लाभ होता है, ये अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला है, स्थान काल के बंधन बिना इस पद्धति में सूचना संचार संभव है। यानी हमारा स्थान कहाँ है, हम किस जगह पर हैं या समय क्या है, इसका कोई बंधन नहीं होता है इस पद्धति में। सूचना संचार की इस पद्धति में भौतिक साधनों का उपयोग होने से यह निःशुल्क तो नहीं रहती, परंतु इतनी खर्चीली भी नहीं रहती है। यानी कि ज़्यादा इसमें न तो खर्चा ही आता है, पैसा लगता है, बिना पैसे के तो होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। सूचना क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रहने के कारण सुरक्षित रख सकते हैं। यानी ये लिखित दस्तावेज के रूप में हम अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। सूचना के योग्य क्रमबद्धता, सुरक्षा के कारण संदर्भ प्राप्त करना एवं योग्य रूप से उसे जोड़ना संभव होता है। लिखित स्वरूप में होने वाले सूचना संचार को कानूनी दृष्टि से अधिकृत माना जाता है, जिससे उसका प्रमाण के तौर पर उपयोग हो सकता है। यानी सबूत के तौर पर हम उस लिखित सूचना संचार जो लिखित पद्धति है उसका हम प्रमाण के रूप में सामने लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं और ये कानूनी दृष्टि से सही भी होता है। लिखित अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त समय मिलने से सूचना की प्रस्तुति विषयक गंभीरता पूर्ण प्रयत्न किए जा सकते हैं और प्रस्तुतिकरण को सुधारकर, सजाकर, प्रभावशाली या एवं क्षति रहित बनाया जा सकता है। यानी ये लिखित जो हम लोगों के सामने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, इसमें हमें समय भी पूरा मिलता है और उस समय में हम चाहे तो लोगों के सामने किस तरीके से प्रस्तुत करना है, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो उसको काट छाट के उसको में सुधार भी कर सकते हैं। अपना प्रभावशाली रूप दिखाने के लिए उसको सजा धजा के भी बता सकते हैं और नुकसान न पहुँचे या फटे ना, इस तरीके से उसको बनाया जा सकता है। सूचना संचार की इस पद्धति में योग्य व्यक्ति का चयन करके उसे दायित्व सौंपा जा सकता है एवं संचार प्रक्रिया में किसी भूल या क्षति की स्थिति में तत्संबंधी दायित्व संबंधी व्यक्ति पर डाला जा सकता है। यानी हम किसी एक व्यक्ति को दायित्व इसका दे देते हैं कि ये सूचना वहाँ पर पहुँचाना है, तो वो व्यक्ति के ऊपर उसका पूरा दायित्व आता है और अगर कोई भूल होती है या कोई क्षति हुई तो उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, तो उस व्यक्ति को हम लोग जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इस तरीके से इस लिखित सूचना में होता है। यह पद्धति संबंधी संस्था की सूचना संचार की प्रक्रिया को एक सूत्रता देती है। लिखित सूचना संचार पद्धति द्वारा संबंधित संस्था की एक अलग छाप खड़ी होती है। यानी जो कोई संस्था है वो अपना जो भी लिखित पद्धति जिस तरीके से अपनाती है तो उसका एक अलग लोगों के बीच में अब छाप पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। लिखित सूचना संचार पद्धति की मर्यादाएं। सूचना को लिखित अभिव्यक्ति में कम से कम कागज कलम जैसे साधन उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना यह संभव नहीं है। उतने अंश में यह खर्चीली होती है। आधुनिक लिखित संचार हेतु साधन यंत्रों की आवश्यकता होने से उनकी खरीदी एवं देखरेख संबंधी दायित्व का प्रादुर्भाव होता है। लिखित पद्धति द्वारा विचारों के आयोजन पूर्ण प्रस्तुतिकरण में मानव घंटे यानी मनुष्य का समय आवश्यकता से अधिक खर्च होता है, क्योंकि वो आयोजन करता है, उसमें काट छाट करता है, तो उसमें उसका समय लगता है। लिखित पद्धति प्रत्यक्ष नहीं अपितु परोक्ष होने से सामने वाले पक्ष का प्रतिभाव विलंब से मिलने की संभावना है।
लिखित पद्धति में हम लोगों के सामने जब ये अपना हमारा संदेश पहुँचेगा और फिर वो पढ़ करके समझ करके फिर उसका हमें जवाब भेजेगा, तो इसमें समय मौखिक के हिसाब से कुछ ज़्यादा समय इसमें लगता है। उपयुक्त परिस्थिति में सूचना संचार पद्धति की प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पूर्णतः प्रश्न उपस्थित हो सकता है, यानी कि पूर्णतः ये सफल हो ऐसा नहीं हो सकता है। वक्ता प्रेषक की समझ, भाषा तथा प्रस्तुतिकरण पर उसकी पकड़ एवं सचोटता पर सफलता का आधार रहा हुआ है। यानी कि हम जिस वक्ता के पास या जिसके पास हम अपना संदेश भेजे हैं, वो उसके पास ही हमारी भाषा उसको समझ में आई, या हमारा प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो उसके समझ में आया कि नहीं आया, इस पर उसकी सफलता का आधार होता है। इसलिए ये थोड़ा देर से इसका हमें सफलता का उत्तर मिलता है। लिखित संदेश व्यवहार पत्र द्वारा होने से समय अधिक खर्च हो जाता है। लिखित सूचना संचार हेतु दोनों पक्षों को अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये पहला चैप्टर सूचना संचार का अर्थ एवं उसकी पद्धतियाँ समाप्त होता है।